भारत में मुगल साम्राज्य लगभग 1526 में अपनी स्थापना के पश्चात बीच में अफगान साम्राज्य जिसे शेरशाह सूरी ने स्थापित किया था, कुछ सालों के लिए अफगान साम्राज्य रहा। इस तरह 1526 में स्थापित मुगल साम्राज्य के क्रमिक विकास में एक थोड़ा अंतराल देखने को मिलता है, जिस अंतराल को यद्यपि हुमायूं ने पुनः गद्दी प्राप्त कर भरने का प्रयास किया, परंतु हुमायूं मुगल साम्राज्य को संगठित अर्थात पुनर्गठित करने के लिए एक वर्ष भी नहीं दे पाया कि उसकी मृत्यु हो गई। और हुमायूं की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र अकबर ने मुगल साम्राज्य को न केवल स्थायित्व प्रदान किया, बल्कि पर्याप्त रूप से साम्राज्य को संगठित कर उसका विस्तार भी किया। अकबर के शासनकाल को हम एक उदार शासन के लिए जानते हैं और अकबर की राजपूत नीति, धार्मिक नीति, मनसबदारी प्रथा तथा उसके कई महत्वपूर्ण सुधारों को हम जनहित कार्यों के रूप में देखते हैं। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात अकबर का पुत्र सलीम जहांगीर के नाम से अर्थात सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से बादशाह बना। जहांगीर ने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की और इस तरह 1605 में आगरा में जहांगीर बादशाह बना। यद्यपि जहांगीर ने 1599 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध या हम ये कहें बादशाह बनने के लिए विद्रोह किया था, परंतु बाद में अकबर ने जहांगीर को क्षमा कर दिया और क्षमा ही नहीं किया बल्कि जब अकबर मृत्युशैया पर था तो अकबर ने स्वयं अपने हाथों से जहांगीर को मुकुट पहनाकर और अपनी तलवार उसे देकर उसके उत्तराधिकार को मान्यता दी और इस तरह जहांगीर बादशाह बना। जहांगीर का शासनकाल यद्यपि अकबर ने विरासत में जहांगीर को एक विशाल साम्राज्य दिया था, एक सक्षम प्रशासन, उदारवादी शासन उसे बपौती में मिला, परंतु फिर भी जहांगीर के शासनकाल को हम कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए और जहांगीर के प्रारंभिक जीवन को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत उस पर चर्चा करेंगे। जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था, ऐसा माना जाता है कि 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ था। सलीम जहांगीर के बचपन का नाम था और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जन्म होने के कारण ही जहांगीर के बचपन का नाम सलीम रखा गया था। जैसे मैंने अभी बताया कि 1605 में जहांगीर बादशाह बना और गद्दी पर बैठते ही जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किए
जो कि निश्चित ही लोकहित या हम ये कह सकते हैं जन कल्याण के लिए जारी किए गए थे। इन पे हम आगे चर्चा करेंगे। यही नहीं, जहांगीर न्याय व्यवस्था को राज्य के लिए कितना आवश्यक समझता था और कितनी इसका महत्व था, इसे हम इस तरह जान सकते हैं कि जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही फरियादियों के लिए आगरा के किले के शाहबुर्ज के बाहर सोने की एक जंजीर लगवाई थी, और जो भी उस जंजीर को खींचता तो जहांगीर के महल में घंटी बजाती थी, और जहांगीर निश्चित ही फरियादी की फरियाद सुनता था तथा उसके न्याय करता था। जहांगीर के शासन की कुछ प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। जहांगीर 1605 में गद्दी पर बैठा, परंतु 1606 में ही उसे अपने बड़े पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। दरअसल खुसरो एक योग्य, सुशिक्षित, सुंदर और उदार चरित्रवान युवक था, जबकि अपने पुत्र की तुलना में जहांगीर अफीमची, शराबखोर, शराब का आदी और व्यसनी था। इसलिए दरबार में जहांगीर की तुलना में उसके पुत्र की छवि अच्छी थी। इस कारण कई दरबारी खुसरो के अच्छे चरित्र के कारण उसको बादशाह बनाना चाहते थे। दूसरा कारण इसके पीछे यह था कि खुसरो राजपूत राजा मानसिंह का भांजा था तथा अजीज कोका का दामाद था। इन दोनों के समर्थन से खुसरो में महत्वाकांक्षा जागी और खुसरो बादशाह बनने के सपने देखने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि 1606 ईस्वी में, जबकि खुसरो की आयु मात्र 17 वर्ष थी, खुसरो ने भागकर आगरा किले से भाग गया और दिल्ली होता हुआ लाहौर गया। लगभग 1200 समर्थकों के साथ खुसरो लाहौर में किलेदार से सहायता मांगने गया, परंतु लाहौर के किलेदार ने फाटक नहीं खोले। इस समय खुसरो को सिख गुरु अर्जुन देव ने भी आशीर्वाद दिया। कालांतर में हम देखते हैं कि जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। उसे गुरु अर्जुन देव को खुसरो को साथ देने का उन्हें दंड दिया गया, और विद्रोह के लिए जब पहले भी बार तो जहांगीर ने खुसरो को माफ कर दिया, परंतु दोबारा जब उसने विद्रोह करने का प्रयास किया, षड्यंत्र रचा, तो जहांगीर ने खुसरो को अंधा करवा दिया तथा उसे कैद कर दिया। बाद में 1621 ईस्वी में एक हत्यारे द्वारा खुर्रम ने उसकी हत्या करवा दी, और इस तरह खुसरो का अंत हो गया। साम्राज्य विस्तार के लिए जहांगीर ने मेवाड़ से युद्ध किया। इस युद्ध में यद्यपि प्रथम बार जब अब्दुल रहीम खान खाना ने मेवाड़ पे आक्रमण किया तब उसे सफलता नहीं मिली, परंतु शहजादा परवेज और खान खाना की असफलता के पश्चात, फिर आसफ खां की असफलता के बाद भी जब सफलता नहीं मिली, तो बाद में खुर्रम की सहायता से जहांगीर ने मेवाड़ पे एक प्रकार से विजय प्राप्त की। मेवाड़ का राणा अमर सिंह संधि के लिए तैयार हुआ और 1615 में मेवाड़ से संधि हुई। राणा अमर सिंह ने अपने पुत्र करण सिंह को मुगल दरबार में भेजना स्वीकार किया, और राणा पर कोई दबाव नहीं डाला गया कि वह स्वयं मुगल दरबार में उपस्थित हो, और न ही उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण कदम था दक्षिण भारत की विजय। यद्यपि अहमदनगर का कुछ हिस्सा अकबर के समय ही
मुगलों के अधीन आ गया था। परंतु फिर भी अहमदनगर का जो वजीर था मलिक अंबर, उसने अपनी कार्यकुशलता, अपनी योग्यता से न केवल अहमदनगर को संगठित रखा, बल्कि बीजापुर व गोलकुंडा को भी मुगलों के प्रभाव से वंचित कर दिया, अछूता रखा। और यह एक बड़ी सफलता थी मलिक अंबर की कि जब तक मलिक अंबर जीवित रहा, मुगल जो हैं दक्षिण पर अपना प्रभाव पूर्णतया स्थापित नहीं कर सके। यद्यपि जब अहमदनगर पर मुगलों ने या जहांगीर ने एक सेना के साथ, अपने सेनानायक के साथ आक्रमण किया, तो अहमदनगर मलिक अंबर ने कुछ समय के लिए संधि स्थापित की, परंतु फिर वह स्वतंत्र हो गया। पहली बार के उसमें तो अब्दुल रहीम खान खाना और पर शहजादा परवेज अहमदनगर को जीतने में सफल नहीं हुई, परंतु बाद में खुर्रम ने न केवल अहमदनगर और बीजापुर तथा गोलकुंडा को मुगलों के अधीन किया, बल्कि संधि के द्वारा बड़ी मात्रा में कर के रूप में एक बड़ी धनराशि को भी अहमदनगर, बीजापुर व गोलकुंडा से प्राप्त किया। परंतु मलिक अंबर ने इस संधि का निरंतर पालन नहीं किया। शहजादा खुर्रम के लौटते ही मलिक अंबर ने पुनः अपनी शक्ति बढ़ाई और पुनः मुगलों को दिए हुए प्रदेश वापस ले लिए। फिर जो है शाहजहां को दक्षिण जाना पड़ा और इस बार फिर जो है मलिक अंबर को झुकना पड़ा और अहमदनगर, बीजापुर व गोलकुंडा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। बाद में फिर मलिक अंबर ने वादा खिलाफी की, परंतु 1626 ईस्वी में मलिक अंबर की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात कोई शक्तिशाली सेनानायक न रहने के कारण बाद में अहमदनगर, बीजापुर व गोलकुंडा मुगलों के अधीन हो गए। जहांगीर के समय जहांगीर ने कांगड़ा के किले पर विजय प्राप्त की और कांगड़ा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके अलावा उड़ीसा में खड़दा, बिहार में खोकर और कंधार पर भी जहांगीर ने विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। एक बात महत्वपूर्ण रही इस अवधि में कि शहजादा परवेज की तुलना में खुर्रम ज़्यादा योग्य साबित हुआ और खुर्रम ने न केवल विद्रोहों का दमन किया बल्कि अपनी योग्यता को भी सिद्ध किया। उस समय यूरोपीय व्यापारी और उनकी व्यापारिक कंपनियां निरंतर भारत में अपना व्यापार बढ़ा रही थी। जहांगीर ने भी सूरत में अंग्रेजों को अपनी फैक्ट्री खोलने की आज्ञा दी और इस तरह भारत में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। जैसे मैंने पहले कहा था कि जहांगीर का शासन हम महत्वपूर्ण सुधारों के लिए भी जानते हैं। जहांगीर ने जनता की भलाई के लिए और एक लोकहितकारी शासन स्थापित करने के लिए गद्दी पर बैठते ही 12 अध्यादेश जारी किए थे, जिन्हें दस्तूर ए अमल के रूप में भी जाना जाता है। जहांगीर के इन अध्यादेशों को हम दस्तूर ए अमल के नाम से भी जानते हैं। ये जो 12 अध्यादेश थे, इनके अंतर्गत जो आदेश दिया गया, जो व्यवस्था की गई, उसमें पहला बिंदु था कि जागीरदारों द्वारा तमगा तथा मीर बहरी द्वारा अवैध करों की जो वसूली की जाती थी उसे निषिद्ध कर दिया गया, अर्थात अवैध करों की वसूली बंद कर दी गई। दूसरा अध्यादेश था जागीरदारों द्वारा लोगों को
कुएं, सराय, मस्जिद जैसी आम सुविधाएं प्रदान की जाए तथा लोगों को ऐसे स्थानों पर बसाया जाए जो आबादी से दूर हों तथा जहां व्यापारिक मार्ग हो, जिससे इन व्यापारिक मार्गों पर सुरक्षा भी बनी रहे। और जागीरदारों की ये जिम्मेदारी थी कि वो जहां भी नई बस्तियां बसाएं वहां पर लोगों के लिए कुएं, सराय, मस्जिद ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तीसरा अध्यादेश था कि किसी व्यापारी की अनुमति के बिना उसका सामान न खोला जाए, ऐसा किसी को अधिकार न मिले, तथा किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों को सौंपी जाए, और यदि उत्तराधिकारी न हो तो तब उस संपत्ति को इस्लामी कानून के अनुसार सराय, मस्जिदों या धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाए। चौथा अध्यादेश था शराब व नशीले पदार्थों पर रोक, उनके उत्पादन और बिक्री पर रोक करना। पांचवा अध्यादेश था दूसरों के मकानों पर जबरन कब्जे पर रोक। कई बार कई सामंत, जागीरदार कमजोर लोगों के या आम जनता के मकानों पर कब्जा कर देते थे, संपत्ति पर कब्जा कर देते थे। इस पर जहांगीर ने पूर्णतया रोक लगा दी। साथ ही जहांगीर ने यह भी कानून बनाया कि अपराधियों के नाक, कान काटना वर्जित कर दिया गया। छठा अध्यादेश था कि जो खालसा भूमि अर्थात जो राज्य के अधिकार में भूमि होती थी, ऐसी भूमि पर जो अधिकारी होते थे, जो ऐसी भूमि की देखभाल करते थे, उन्हें यह निर्देश दिया गया कि वे जबरन रैयत अर्थात जो काश्तकार हैं, जो किसान हैं, उनकी जमीन पर कब्जा न करें और अपने लाभ के लिए उन पर खेती न करवाएं। सातवां अध्यादेश था बड़े नगरों में औषधालयों की स्थापना की गई, वहां चिकित्सकों की व्यवस्था की गई और इन व्यवस्थाओं का सारा खर्चा शाही खजाने से वहन किया जाए, ऐसा अध्यादेश जारी किया गया। आठवें अध्यादेश के जरिए जहांगीर के जन्मदिन व राज्याभिषेक दिवस, जो कि बृहस्पतिवार को पड़ता था, तथा अकबर के जन्मदिन जो कि रविवार को था, इन दिनों पर जो है पशुवध को बंद कर दिया गया। नौवां अध्यादेश था रविवार को सूर्य का दिन होने के कारण पशुवध बंद कर दिया गया। 10वां वेतनों के लिए तथा अन्य रूप में जो जागीरें तथा मनसब प्रदान किए जाते थे, उनको मान्यता दी गई, उनकी पुष्टि की गई और उनको वैध कर दिया गया। 11वां खैरात में जो मदद, ये मास या अन्य धार्मिक कार्यों के लिए जो अनुदान दिए जाते थे, उनकी पुष्टि की गई कि ये अनुदान जारी रहेंगे और ये मान्य रहेंगे। 12वां जो बंदी गृहों में बंद थे, उनको आम माफी दी गई। इस तरह जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी करके, जिन्हें हम दस्तूर-ए-अमल भी कहते हैं, जारी करके जनहितकारी शासन की स्थापना करने का प्रयास किया।